है गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंध के विलय के बारे में। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर हैं वो हमने ब्रिटिश सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में बंगाल को पढ़ा, बंगाल के बाद मैसूर के बाद हमने पंजाब को पढ़ा और पंजाब के बाद हमने अवध को पढ़ा और अवध के बाद आज हम इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं सिंध का विलय। तो सिंध का विलय आज इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद फिर हम हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंध विलय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंध विलय, सिंध विलय के बारे में आप लोगों को ये समझना है कि जितना महत्व पंजाब का होता है उतना महत्व अंग्रेजों के लिए उस समय किसका नहीं था, सिंध का नहीं था। लेकिन फिर भी सिंध का कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों के लिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा इसको जबरन लूट लिया जाता है। सिंध के विलय को खुल्लम खुल्ला लूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद और यहाँ तक कि इनके जो अधिकारी होते हैं, संसदीय अधिकारी होते हैं, कार्य समिति के जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी सिंध विलय के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इसे गलत बताया था। तो देखिए हम समझते हैं सिंध विलय के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले सिंध जो है वो किसके अधीन था? अहमद शाह अब्दाली, नाम तो सुना ही होगा। अहमद शाह अब्दाली के क्या होता है, ये अधीन होता है, इसके नियंत्रण में होता है। ठीक है, लेकिन जब इसके उत्तराधिकारी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो एक बलूची होता है, बलूची का नाम था फतेह अली। तो फतेह अली क्या करता है, इस पर अपना नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, अहमद के कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण सिंध पर एक बलूची फतेह अली, क्या नाम था उस बलूची का? उस बलूची का नाम था फतेह अली, के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? उसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और सिंध स्वतंत्रता पूर्वक सिंध क्या स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लग जाता है। ठीक है, तो सिंध पर फतेह अली का अधिकार हो गया और फतेह अली के अधिकार के साथ ही सिंध जो है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। पंजाब के शासन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। पंजाब के शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह जो थे इस पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई उपयुक्त समय उस समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि रणजीत सिंह इस क्षेत्र पर अधिकार करे, क्योंकि इससे रणजीत सिंह की शक्ति में क्या होता, इजाफा होता। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, दुर्भाग्य से क्या होता है, 1800 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1800 की बात कर रहा हूं। 1800 में जो फतेह अली होता है, फतेह अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फतेह अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फतेह अली की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात जो सिंध है उसको, वो जो उसके कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं वो उनके हाथों में चला जाता है। क्या चला जाता है? इसके कमजोर उत्तराधिकारियों के हाथों में चला जाता है सिंध। और जब इसके कमजोर उत्तराधिकारियों के
ये लोग क्या करते हैं, ये उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उसका विभाजन कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1800 में फतेह अली की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी आपसी संघर्ष में सिंध को आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, सिंध को आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, सिंध को आपस में विभाजित कर लेते हैं। जब ये लोग आपस में इसका विभाजन कर लेते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, स्वाभाविक है एक बड़ा साम्राज्य 3 भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो सिंध को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है, सिंध को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, पहले जो सिंध था वो एक भाग में था फतेह अली की मृत्यु से पहले, लेकिन फतेह अली की मृत्यु 1800 में कर दी जाती है और फतेह अली की मृत्यु के पश्चात जो सिंध है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब फतेह अली की मृत्यु के बाद सिंध 3 भागों में डिवाइड हो गया तो ये अच्छा मौका होता है अंग्रेजों के लिए कि अब सिंध कमजोर हो चुका है तो उस पर अपने दावे प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है, सिंध के कमजोर पड़ते ही उस पर अंग्रेज अपनी नजर रखने लग जाते हैं। ठीक है, नजर रखने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, उस पर अपनी नजर रखने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है, आगे ऐसा होता है कि अंग्रेज जो हैं वो ये कहते हैं कि आप क्या करो, हमारे साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लो, हम यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित कर लेंगे। लेकिन जो सिंध के जो शासक होते हैं वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए उसके बाद जो सिंध नदी होती है, कौन सी नदी होती है, सिंध नदी जो होती है, इसकी अंग्रेज क्या करते हैं, जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या ये नदी हमारे व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, क्या इस नदी से होकर हमारे जहाज जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा इस सिंध नदी को व्यापारिक मार्ग के उद्देश्य से चेक किया जाता है और जब उनको ये पता लगता है कि सिंध की जो नदी है उससे व्यापारिक मार्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंध नदी व्यापारिक मार्ग के लिए उपयुक्त साबित होती है। क्या उपयुक्त साबित
होती है। ठीक है, क्या साबित होती है? उपयुक्त साबित होती है। फिर वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, और वो लोग वापस पहुंच जाते हैं सिंध के शासकों के पास। सिंध 3 भागों में बटा हुआ था। अब वो लोग सिंध के शासक जो है वो संधि तो कर लेते हैं, लेकिन शर्त रख देते हैं। क्या शर्त रखते हैं? देखिए, शर्त ये रखते हैं कि सिंध की नदी के अंदर कोई सैनिक जहाज नहीं आएगा। ठीक है, पहली शर्त ये रखी जाती है कि सैनिक जहाज नहीं आएगा। इस बात को अंग्रेज मान लेते हैं क्योंकि संधि तो करनी थी। दूसरी शर्त यह रखी गई कि कोई भी अंग्रेज सिंध में स्थायी रूप से नहीं रहेगा। कोई भी अंग्रेज सिंध में स्थायी रूप से नहीं रहेगा। ठीक है, क्या नहीं रहेगा? स्थायी रूप से नहीं रहेगा। समझ आई आपको बात? तो ये सारी चीजें जब रखी जाती हैं, और एक और चीज बोली जाती है कि सैनिक सामान नहीं रहेंगे। सैनिक सामान नहीं लाएंगे। इसका मतलब क्या था कि जैसे कि बंदूक, गन, ऐसी चीजें सिंध में नहीं लाई जाएगी। तो इन 3 चीजों को लेकर अंग्रेजों और सिंध के शासकों के मध्य में क्या बन जाती है? सहमति बन जाती है। अंग्रेज ये मानते थे कि सिंध के रास्ते हम लोग कहां जा सकते हैं? अफगानिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि उस समय ये जो पंजाब वाला एरिया था, यहां से अनुमति नहीं दी थी। किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के लिए रास्ता नहीं दिया गया। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो ऊपर से सिंध होते हुए हम लोग अफगानिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि उस समय रणजीत सिंह ताकतवर शासक था और उससे वो लोग पंगा लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया। ठीक है, समझ आया? चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक दूसरे के प्रति संशय की भावना उत्पन्न होती है। संशय की भावना कैसे उत्पन्न होती है? जो सिंध के शासक थे, कहां के शासक? सिंध के जो शासक थे, उनको किनसे डर था? उनको अफगानिस्तान के शासकों से डर था। अफगानिस्तान से क्या था? डर था। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें, पंजाब के शासक को किससे डर था? इसको अंग्रेजों से डर था। और अंग्रेजों को किससे डर था? अंग्रेज डरते थे पंजाब के शासक से, कहीं ये इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचे जाते हैं। सिंध के शासक अफगानिस्तान के शासक को कमजोर करना चाहते थे, पंजाब का शासक अंग्रेजों को, और अंग्रेज जो थे वो पंजाब को। तो इसलिए सिंध के लोग, सिंध के जो शासक थे, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पर आ जाइए, लेकिन आपको इनको शांत करना होगा। अफगानिस्तानियों को अंग्रेज बोलते हैं ठीक है, हम ये काम कर देंगे। तो इससे क्या होता है? अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। उनका भय दिखाते हैं कि अगर हमने आपकी मदद नहीं की तो आपका सिंध का क्षेत्र अफगानिस्तानियों के द्वारा जीत लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया तीन चारों के बारे में। देखिए, इसको मिटाते हैं और अब थोड़ी थ्योरी लिखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट से महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, देखिए, अब होता क्या है? अंग्रेजों ने
सिंध को अफगानों का डर दिखाकर कंपनी के सैनिकों को सिंध में रहने की अनुमति क्या करनी, प्राप्त करनी। सिंध में रहने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, क्या प्राप्त कर ली, अनुमति प्राप्त कर ली। चलिए देखते हैं, लाइट आने रही और गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है। तो देखिए होता क्या है कि सैनिकों को सिंध में रहने की क्या प्राप्त कर ली जाती है, अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। और जब अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, जैसे कि शिकारपुर। ठीक है, शिकारपुर पर क्या कर लेते हैं लोग, अधिकार कर लेते हैं। किसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, शिकारपुर के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंध के लोगों को ये पता था, सिंध के शासकों को ये पता था, लेकिन फिर भी वो इनका विरोध उस समय नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सैनिक शक्ति से बहुत ज्यादा उनसे क्या थे, शक्तिशाली थे, और सिंध के लोग इनका सामना नहीं कर सकते थे। वो बात ये भी जानते थे। अब होता क्या है, ये यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, अफगान के इलाकों में पहुंच जाते हैं, और अफगान के इलाकों में जाके अंग्रेजों को उनसे मात खानी पड़ती है, उनसे हारना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उनसे हारना पड़ता है। और जब इनकी हार हो जाती है तो ये लोग बोलते हैं कि जो अफगान है वो तूफान की पूंछ के बराबर है। क्या है, तूफान की पूंछ के बराबर है। क्या है, तूफान की पूंछ के बराबर है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। अब आगे जाके धीरे धीरे ये क्या करते हैं, सिंध पर ही अपनी निगाह गड़ाते रहते हैं, सिंध पर ही अपने अधिकार करने की जो कोशिशें हैं उनको ये करते रहते हैं। और बाद में क्या होता है, बाद में एलन बरो गवर्नर जनरल बन के आता है। कौन आता है, एलन बरो गवर्नर जनरल बन के आता है, और उसके द्वारा सिंध के ऊपर नई शर्तें थोप दी जाती हैं। ठीक है, तो एलन बरो 1842 में क्या बन के आया, गवर्नर जनरल बन के आया। और इसने क्या किया, एलन बरो क्या बन के आता है, गवर्नर जनरल बन के आता है। और ये चार्ल्स नेपियर को भेजता है कहां, चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजता है। ठीक है, उसको सिंध भेजता है, और वो क्या करता है, एक झूठी मूठी रिपोर्ट तैयार करता है। और इस रिपोर्ट में ये बता दिया जाता है कि सिंध का शासन बहुत ही बेकार चल रहा है, वहां पे जो अंग्रेजों के विरुद्ध काफी षड्यंत्र हैं, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही, और वहां के लोग जो हैं वो अंग्रेज अधिकारियों से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसको आधार बना लिया जाता है, और आधार बनाने के पश्चात क्या है, उनके ऊपर जबरन युद्ध थोप दिया जाता है। ठीक है, तो लिखिए कि चार्ल्स नेपियर जबरन सिंध के ऊपर युद्ध थोप देता है, युद्ध थोप देता है। ठीक है, क्या थोप देता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता है सिंध के ऊपर। और वो लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते, और बाद में उनसे कई प्रकार के अधिकार
अधिकार प्राप्त कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ये अधिकार प्राप्त कर लिया सिक्का चलाने का। सिक्का चलाने का, सिक्का चलाने से मतलब यह है कि सिंध में सिक्का कौन चलाएंगे? अंग्रेज चलाएंगे। ठीक है, कहाँ का है ये? सिंध का। दूसरा अधिकार ये प्राप्त कर लिया कि सिंध में चलने वाले जहाजों को कोयला सिंध के शासन में। ठीक है, और तीसरा, अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां सिंध में रहेगी। तो तीसरा क्या था? अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां सिंध में रहेंगी। तो ये 4 से 5 पॉइंट उनके साथ क्या किए जाते हैं? संधि के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, उनसे क्या है, उनका सब्र टूट जाता है, और सब्र टूट जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं, इनको पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों के ऊपर। तो लिखिए 1883 को अंग्रेजों और सिंधियों, जिसमें बलूची लोग भी थे, बलूचियों के मध्य संघर्ष हुआ। के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिसमें सिंधियों की क्या होती है? हार होती है। ठीक है, सिंधियों की क्या होती है? इसमें हार होती है। और हैदराबाद जो वाला इलाका होता है वहां पे सिंध में, उस पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और बाद में सैनिक कार्रवाइयां करके संपूर्ण सिंध पर इनका क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, बाद में सैनिक कार्यवाही करके संपूर्ण सिंध पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस प्रकार सिंध पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। पंजाब पर तो पहले अधिकार हुआ, उससे पहले मैसूर पर अधिकार हुआ था, मैसूर से पहले बंगाल पर अधिकार हुआ था। इस प्रकार ये सिंध पर भी क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। सिंध के विलय को आधिकारिक विलय नहीं माना जाता, उसे एक खुल्लम खुल्ला लूट की संज्ञा दी गई है। तो ये था आपका सिंध विलय, और सिंध विलय आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नया लेक्चर लेंगे, नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।